स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल ही में इजराइल ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे मुस्लिम देशों में खलबली मच गई। इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सोमालीलैंड को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद सऊदी अरब, तुर्की से लेकर यमन के हुती तक इजराइल के इस फैसले के विरोध में उतर आए। हुती ने तो इजराइल को धमकी भी दे दी। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि सोमालीलैंड कहां है, इसका इतिहास क्या है और क्यों इसको इजराइल से पहले किसी देश ने मान्यता नहीं दी। एक स्वायत्त देश का करीब 30 साल का इंतजार तो जरूर खत्म हुआ, लेकिन मान्यता की ये तहरीर क्षेत्र में भू राजनीतिक बम बनकर फूट गई है। दरअसल शुक्रवार को इजराइल के प्रधानमंत्री ने बड़ी कूटनीतिक चाल चलते हुए सोमालिया से अलग हुए क्षेत्र को सोमालीलैंड के रूप में मान्यता देकर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त लेने की कोशिश की तो मुस्लिम देशों में भूचाल खड़ा हो गया। इजराइल वो पहला देश है जिसने सोमालीलैंड को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। सोमालीलैंड साल 1991 में अफ्रीकी देश सोमालिया से अलग होने की घोषणा की थी। लगभग 60 लाख की आबादी वाला ये क्षेत्र सोमालिया के उत्तर पश्चिम छोर को नियंत्रित करता है और उत्तर पश्चिम में जिबूती और पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया से घिरा हुआ है। अदन की खाड़ी के पास रणनीतिक स्थान पर स्थित इस क्षेत्र की अपनी करेंसी, पासपोर्ट और सेना है। इसके बावजूद दुनिया ने उसे देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इजराइल पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर सोमालियालैंड को एक राष्ट्र की मान्यता दी है। सोमालीलैंड के रणनीतिक महत्व के कारण इजराइल के इस कदम को बेंजामिन नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक करार दिया जा रहा है। इस फैसले ने क्षेत्रीय देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जिबूती, सोमालिया, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र समेत दूसरे देशों ने नेतन्याहू के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। मिस्र ने कहा है कि वो फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित करने की किसी भी योजना को खारिज करता है। दरअसल इस साल की शुरुआत में कई ऐसी मीडिया रिपोर्टें सामने आई जिसमें कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल ने गाजा से जबरन विस्थापित फिलिस्तीनियों के संभावित पुनर्वास को लेकर सोमालीलैंड से संपर्क किया है। हालांकि अमेरिका ने बाद में इससे दूरी बना ली थी। अफ्रीका के क्षेत्रीय संघ ने भी सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का विरोध किया है। हालांकि सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने क्षेत्रीय देशों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि वो अपनी धरती को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हुती समूह ने इजराइल को सोमालीलैंड से दूर रहने की चेतावनी दी है। हुती ने इजराइल के इस फैसले को सोमालिया और यमन के खिलाफ आक्रामकता करार देते हुए क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही इजरायली सेना को रोकने का संकल्प दोहराया है। 2023 के गाजा संघर्ष के बाद से इजराइल और हुती आमने सामने हैं। जानकारों का मानना है कि सोमालीलैंड के साथ कूटनीतिक संबंध इजराइल को लाल सागर तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। वो यमन में हुती समूह पर ज्यादा तेज हमले करने में सक्षम होगा। तो इजराइल ने बड़ा फैसला ले लिया और इससे मुस्लिम देशों में खलबली मच गई। इजराइल का यह कहना है कि वो अब्राहम अकॉर्ड के जो नियम कानून उस वक्त बनाए गए थे जिसमें यह कहा गया था कि इजराइल मुस्लिम देशों के साथ नजदीकी बढ़ाएगा, उसी दिशा में वो बढ़ रहा है। डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे SIS JNU से। डॉक्टर कुमार, ये जो इजराइल की ओर से सोमालीलैंड को मान्यता दी गई है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी देखिए, मैं ये बिल्कुल अनोखा है और इसके कई कारण हैं। कुछ तो कूटनीतिक हैं और कुछ वहाँ पे जो उनकी जो पॉलिसी है उसका हिस्सा है। उसमें कूटनीतिक प्लान जो है उसमें यह है कि इजराइल यह सोच रहा है कि वहाँ पे उसका अगर इन्फ्लुएंस होता है सोमालीलैंड में तो एक तो कि उसके माध्यम से वहाँ पे वो कंट्रोल कर सकता है जो कि हुती जो यमन ठीक उसके ऊपर जो अदन की खाड़ी है वो उसके नीचे सोमालीलैंड है और ठीक उसके ऊपर जो यमन का इलाका है। तो वहाँ पे हुती जहाँ से इजराइल को काफ़ी परेशान कर रहे थे तो वहाँ पे वो कंट्रोल कर पाएगा। और रेड सी का एरिया और अदन की जो खाड़ी है ये दोनों मिलता है, वहाँ के माध्यम से जितने भी शिप जाते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल होने का मतलब है कि पूरा रेड सी का एरिया और अदन का जो गल्फ ऑफ एडन है वहाँ पे पूरा कंट्रोल उसका होना जो जियोपॉलिटिकली ट्रांसपोर्ट और शिप के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। आपने देखा कि कैसे हुती वहाँ पे शिप्स को अटैक कर रहे थे। अब इस एरिया में उनका कंट्रोल होगा तो वो सारी निगरानी वहाँ पे रख पाएगा इजराइल, जो कि अभी तक नहीं रख पा रहा था। दूसरा कि जो अभी चर्चा में चल रहा है कि इजराइल का यह भी प्लान है कि वहाँ पे लगभग 1.5 लाख जो गजा के जो वहाँ पे गजा के सिटीजन्स थे वहाँ पे पैलेस्टीनियन जो थे
उनको वहां पे डिस्प्लेस करने का प्लान है। हालांकि इजराइल ने अभी तक ऐसा नहीं बोला है, लेकिन बहुत सारे मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं कि लगभग 1.5 लाख लोगों का प्लान है और दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट यह है कि सोमालीलैंड उनको लेगा और इसके बदले में इजराइल वहां पे रिकॉग्नाइज किया है। सवाल यह उठता है कि क्या इजराइल बिल्कुल अकेले ऐसा कर रहा है? नहीं, मैं बता दूं कि अमेरिका में भी इस पे डिबेट चल रहा था। अमेरिका के बहुत सारे रिपब्लिकन जो लीडर्स हैं, जिसमें टेड क्रूज इत्यादि की बात करूं, तो वो पहले से ही बोल रहे थे कि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया जाए। 1991 में ही इन्होंने सोमालीलैंड, आप जानते हैं कि डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस, लेकिन कोई भी यूएन का मेंबर उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सर, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि सोमालिया की जो चिंता है वो तो समझ में आती है, क्योंकि सोमालीलैंड सोमालिया से अलग होकर बना। लेकिन सऊदी अरब की हम बात करें, तुर्की की हम बात करें, दूसरे मुस्लिम देशों की हम बात करें, उनको क्यों दिक्कत हो रही है सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करने से? उनकी दिक्कतें कई कारण से हैं। एक तो कि वहां पे उनको लग रहा है कि इस बहाने इजराइल जो है गजा के जो लोग हैं, पैलेस्टीनियन जो है, उनको वहां पे भेजने का प्लान है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है। दूसरा कि मैं बता दूं कि सोमालीलैंड का पॉपुलेशन जो है इस्लामिक और अरबिक पॉपुलेशन, हालांकि सोमाली एथनिसिटी है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वहां का जो सेकंड लैंग्वेज है वो अरबिक है। पहला सोमाली है, दूसरा और इस्लामिक 98% सुन्नी पॉपुलेशन है। तो इस कारण से लग रहा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है, उनको यह लग रहा है कि अगर इस ढंग का रिकॉग्निशन मिलता है तो जो दूसरे छोटे छोटे इलाके हैं वह जहां पे कि इस ढंग के, जैसे यमन में या फिर दूसरे जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं रिकॉग्निशन के लिए, युद्ध चल रहा है इराक में कई जगहों पे, ईरान में भी, तो इससे उसको बढ़ावा मिलेगा। और इस ढंग के डिमांड्स दूसरे जो अफ्रीका के क्षेत्र हैं और जो अरब के क्षेत्र हैं, जो गल्फ के क्षेत्र हैं, वहां पे इसके फैलने की संभावना है। क्योंकि इजराइल अगर इस ढंग से रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इजराइल बिना अमेरिका के किसी भी सहयोग के नहीं कर रहा है। और अगर उनका और पश्चिमी देशों का सहयोग मिल जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हैं जो कि रिकॉग्निशन के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो उनको यह भी डर है। और तो इजराइल के नेताओं का जो बयान है वो कहते हैं कि हम तो अब्राहम अकॉर्ड में जिस तरह से हमने सोचा था उसी तरह से मुस्लिम देशों से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं। इस बयान को कितना ईमानदारी भरा इसको लेकर के कहा जा सकता है? जी, मुझे लगता है कि उसमें दम इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए सोमालिया का जो पॉपुलेशन है वह भी तो इस्लामिक पॉपुलेशन है, वो अरेबिक पॉपुलेशन भी है वहाँ पे। तो पूरी सोमालिया का जो पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास होगा। वहाँ पे जो सोमालीलैंड का पॉपुलेशन एक छोटा सा आपने दिखाया था कि लगभग 60 लाख के आसपास, 6 मिलियन के आसपास है। तो वैसे में एक बड़ा क्षेत्र को आप अलग कर रहे हैं और छोटे क्षेत्र को आप इंडिपेंडेंट करके, तो इससे तो ज्यादातर जो आपने जैसा बताया कि गल्फ जीसीसी के सारे कंट्री, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, वो सारे अफ्रीकन यूनियन के सारे देश ने इसका विरोध किया है। तो वैसे में अब्राहम एकॉर्ड का तो था कि जो इस ढंग के अरबिक देश और इजराइल के बीच में संबंध को बढ़ाने की बात थी, लेकिन अभी तो संबंध और भी खराब होने की संभावना है। तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि वो अब्राहम एकॉर्ड के माध्यम से वो अरब या इस्लामिक देश से अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश है, या उनका जियो स्ट्रेटजिक और जो उनकी स्ट्रेटजी है उसका एक हिस्सा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कुमार, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।